हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो सेक्शन में। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम पैरामेडिकल का है या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास जो है, ये सेक्शन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सपोज़ करिए कंपाउंड दिया हुआ है। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। एसिडिक एसिड जिसे हम विनेगर के नाम से जानते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होगा 391। क्लोरोफॉर्म की बात करें, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले से भी सवाल बन सकता है। तो इसका जो बेसिकली गलनांक बिंदु है, मेल्टिंग पॉइंट 209 है और बॉइलिंग पॉइंट है 334। इथेनॉल की बात करेंगे, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। 156 इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा और 351 केल्विन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। मीथेन की बात करेंगे, 90 इसका मेल्टिंग पॉइंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 111। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर अब ध्यान रखना है कार्बन के अपरूप के बारे में, यानी कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन के मुख्य तौर पर 3 एलोट्रॉप्स हैं जो पाए जाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है और एक और जो हाल ही में खोजा गया था जिसका नाम है फ्लोरीन, या जिसे हम कहते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन। हीरे की अगर बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आएगा। हीरा जो है अब तक पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्राकृतिक कठोरतम तत्व की श्रेणी में आता है, याद रखेंगे। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये आपके सामने मौजूद है। ग्रेफाइट की संरचना आपसे पूछ सकता है कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है, इसको हम षटकोणीय कहेंगे या फिर इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कहने के पीछे का रीजन ये होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। साथ में जो पेंसिल्स वगैरह होती हैं उनमें जो आप ब्लैक पोर्शन आप देखते हो, लेड जो देखोगे वो एक्चुअल में ग्रेफाइट ही होता है। स्लिपरी होता है, याद रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होते हैं, यानी सिंपली यहाँ पर एक एक फ्री आपको पोर्शन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। फ्लोरीन की बात करेंगे तो इसके बारे में याद रखना, कुल मिलाकर 60 एटम्स जो हैं वो इस तरीके से अटैच होते हैं कि एक फुटबॉल की जैसी संरचना बनाता है। तो ये कार्बन के अपरूप हैं, ये आपको पता होने चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हम कंबक्शन की बात करते हैं, दहन की बात करते हैं। तो कंबक्शन की जब कभी भी बात की जाएगी, दहन का मतलब क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये केमिकल रिएक्शन है, जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कार्बन, कोई भी चीज़ अगर जलेगी तो उसको जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित होगा। अगर आपके पास मौजूद है एथेनॉल, अगर एथेनॉल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा एवं प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, पेपर में फिल करने के लिए आ सकता है रिएक्शन के बारे में। अगला हम जानेंगे ऑक्सीकरण रिएक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो आपके सामने यहाँ पर ये मौजूद है, आपके पास मौजूद है यहाँ पर मिथेनॉल, इथेनॉल मौजूद है, सॉरी। इथेनॉल जो है, इसमें अल्कोहल ग्रुप है, OH जब भी लगेगा तो अल्कोहल ग्रुप होगा। अगर आपको इसको कार्बोक्सिलिक फॉर्म में चेंज करना होगा तो आप इस तरह की रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर हमें इसको चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर हमें एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को, अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, जिससे प्रारंभिक जो है पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है और इसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इनका नाम याद रख लेना कि यहाँ पर हम कौन से केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, या तो बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये नाम पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ऐसे यहाँ पर अगली रिएक्शन होगी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन वो रिएक्शन होगी जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वनस्पति तेल है उनसे हम वनस्पति घी बनाएंगे, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर रिएक्शन किया जाएगा। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए यहाँ पर ये रिएक्शन आपके सामने मौजूद है, जिसमें आपको क्या करना होगा, आप या तो
निकेल का इस्तेमाल करेंगे एक कैटलिस्ट के रूप में। कई बार सवाल आएगा कि यहाँ पर किस कैटलिस्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप निकेल का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन आपको यहाँ पर दी गई है, इसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिससे आपके पेपर में सवाल आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली चीज़ आ जाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे भी सवाल आ सकता है कि अगर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और आप उनको क्या करना चाह रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होगा। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करता है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान ले लेते हैं। तो ये जो आपके सामने मौजूद है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। याद रखना कि यहाँ पर जैसे हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन दिया हुआ है, तो क्लोरीन के साथ अगर आप इसे रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप यहाँ पर देखोगे ये रिएक्शन आपका फॉर्म हो जाएगी, HCl यहाँ पर बन जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी, इससे सवाल बन सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है एथेनॉल के बारे में पूछा जा सकता है कि एथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इथेनॉल यानी रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में मिलता है। इथेनॉल के गलनांक और कथनांक के लिए अगर बात की जाए, तो मैंने अभी बताया था कि इथेनॉल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था। इथेनॉल जो है वो, इथेनॉल को ही हम अल्कोहल कह सकते हैं। इथेनॉल जितने भी हमारे अल्कोहल पेय वाले जो पदार्थ होते हैं वहां पर इसका यूज होता है। कारण क्या है, इथेनॉल जो है वो सबसे अच्छा क्या है, विलायक है। इसे बेस्ट सॉल्वेंट कहा जाता है। इसलिए जितनी भी हमारी मेडिसिन वगैरह बनती हैं, कफ सिरप वगैरह बनेंगे, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में किया जाएगा। इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु इथेनॉल यानी डाइल्यूट इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ सकता है। इसे हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध अल्कोहल, जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे, परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप एब्सोल्यूट अल्कोहल लेंगे, बिल्कुल डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं लेंगे, तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना, पेपर में यहाँ से सवाल बन सकता है। यहाँ पर कुछ और रिएक्शन दी हुई हैं, इथेनॉल की अभिक्रियाएं दी हुई हैं। अगर इथेनॉल को आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो सोडियम एक्सोसाइड बनेगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, याद रखना। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। इथेनॉल के साथ अभिक्रिया के में दूसरा उत्पाद सोडियम एक्थोसाइड बनता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए 443 केल्विन तापमान पर इथेनॉल को सांद्र यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है। तो ऐसी रिएक्शंस पेपर में आ सकती हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इथेनॉल के बारे में जान लेते हैं। इथेनॉल जो है, इसे हम एसिडिक एसिड कहते हैं, याद रखेंगे। इसे एसिडिक अम्ल बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है। एसिडिक एसिड में अगर 3 से 4% विलेन को होगा, तो उसे हम सिरका कहेंगे। यानी पानी में अगर आपने 3 से 4% एसिडिक एसिड को डाल दिया, तो वो विनेगर कहलाएगा, वो सिरका कहलाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल आप फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक बिंदु जो होगा 290 केल्विन होगा, इसलिए ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में यह जम जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए इसे ग्लेशियस एसिडिक अम्ल कहा जाता है, याद रखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बोनिक यौगिक के समूह का विलक्षण इसकी अम्लता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्लभ अम्ल होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड आपके पेपर में आ सकती हैं। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा। जिनका एग्जाम पॉलिटेक्निक का है, बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए भाई, इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहाँ पे ओवर करूँगी। थैंक यू सो मच।